मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने 10वीं कक्षा का साइंस का विषय स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको पहला लेसन पढ़ा चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है वो है अम्ल, भस्म और लवण। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो पहला टॉपिक आज का होने वाला है कि अम्ल की परिभाषा। सेकंड हम जानेंगे कि ऑर्हेनियस ने जो अम्ल का परिभाषा दिया था वो क्या था। ऑर्हेनियस द्वारा अम्ल का परिभाषा। और नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो किसी प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का यही रहेगा टॉपिक हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल की परिभाषा से। तो दोस्तों, अम्ल होता क्या है ये जानते हैं। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। तो पहला चीज ये है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा चीज हमें याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं उसका जलीय विलयन अगर किसी धातु से विक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ध्यान दें कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह अगर किसी धातु से विक्रिया करे तो वह हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। ध्यान दें बच्चों, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ये है हमारा अम्ल का परिभाषा। पहला ये कि यह अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकेंड थिंग कि अम्ल जो होते हैं धातु से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और तीसरा चीज ये जानेंगे कि ये जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं। हम लिटमस पत्र के बारे में आगे जानेंगे कि लिटमस पत्र क्या होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम ये जानेंगे सिर्फ कि जो नीले कलर का लिटमस पत्र होगा अगर हम उसमें अम्ल डालेंगे तो उसका कलर जो है लाल हो जाता है। तो तीन चीज याद रखेंगे अम्ल के बारे में कि स्वाद में खट्टे होंगे, धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और तीसरा है कि नीले लिटमस पत्र को यह लाल करता है। ओके दोस्तों, तो ये था अम्ल का परिभाषा। अब हम जानते हैं कि ऑर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा क्या था। ऑर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा देते हुए ये बताया था कि जो अम्ल होते हैं अगर हम इनको पानी में डालें यानी कि जल में डालें तो ये होते क्या है कि आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है जी, जब आयन में टूट जाते हैं तो इनमें से एक आयन जो होता है वो हमेशा ही प्राप्त होता है। वो कौन सा आयन है जो हमेशा प्राप्त होगा? तो ऑर्हेनियस ने बताया कि जब भी हम किसी भी अम्ल को जल में डालते हैं तो वह टूट करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसकी परिभाषा ये थी, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी अम्ल को अगर जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है। अगर हम इसे सिद्ध करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो आइए हम रासायनिक समीकरणों की सहायता से हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कोई अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो हम एक अम्ल की उदाहरण लेते हैं, HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जब हम इसे जल में डालते हैं
H2O में जब हम डाल देते हैं तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूट करके हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोरीन आयन बनाता है। तो किसी भी अम्ल अगर पानी में डालेंगे तो एक चीज हमेशा बनेगा, वो है हाइड्रोजन आयन। यह कौन बताए थे? तो ऑर्हेनियस ने बताए थे। ऑर्हेनियस ने यह बताया था बात कि अगर हम किसी भी अम्ल को जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, H2SO4। इसके बारे में जानते हैं आप लोग? यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाने वाला अम्ल है। इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इसे पानी में डालते हैं, जब हम इसे H2O में डालेंगे तो क्या होगा? ये भी टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा और क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा। तो हाइड्रोजन आयन, इसकी संख्या कितनी है? 2, तो संतुलित कर दीजिए यहाँ पे 2 लगा करके, और साथ में सल्फेट आयन बनेगा, तो सल्फेट आयन हो जाएगा SO4 2-। ओके, आप समझ गए। और उदाहरण आपको देते हैं, एक और उदाहरण ले लीजिए नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल है HNO3। जब हम इसे जल में डालेंगे तो क्या होगा? आप खुद बता सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। जब इसे जल में डालेंगे तो यह आयनों में टूटेगा और बनाएगा हाइड्रोजन आयन और साथ में नाइट्रेट NO3। ओके, तो हम समझ चुके हैं कि ऑर्हेनियस द्वारा अम्ल की क्या परिभाषा दी गई थी और यह कैसे कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन कौन से अम्ल होते हैं। तो पहला आपका है संतरा या नींबू रस, जिसे हम सिट्रस फल के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। सेकेंड चीज है सेब। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है मैलिक अम्ल। ठीक है, थर्ड नंबर हम बात करते हैं इमली का। जब भी हम इमली का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, आप लोगों को भी आता होगा। तो इसमें जो पाए जाने वाला अम्ल है वो है टार्टरिक अम्ल। और चौथा है सिरका। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ जाता है ये कभी कभार, कि सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है और कितना % पाया जाता है। तो याद रखेंगे 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं, और सिरका का जो उपयोग हो अचार बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो आगे हम जानते हैं टमाटर के बारे में कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे आप इन चीजों को कि किन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और सेकंड चीज है अमाशय रस। अमाशय रस होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है, भोजन है, वो जाता है सबसे पहले अमाशय में जाता है। हमारे पेट में जो सबसे पहला जो स्टोर करने का जगह है वह अमाशय है, और वो अमाशय से, उस अमाशय का जो परत होता है, आंतरिक परत, उससे कुछ अम्ल निकलते हैं, और वही अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसे हम अमाशय रस के नाम से जानते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अगर आप ज्यादा देर तक भूखे रह जाते हैं तो अमाशय रस आपके पेट में ज्यादा हो जाता है, आप कब्जियत से शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय रस के रूप में होता है। सेकेंड चीज विटामिन सी, जो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है उसमें। याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन सी में स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और नेक्स्ट है लाल चींटी, जो काट लेती है तो आपके दर्द करने लगता है या फूल जाता है वहां पे थोड़ा सा, तो वहां पे जो लाल चींटी में जो आपका अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। तो इन चीजों को आप हमेशा याद रखें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।